हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, सब मैं आपको इससे पहले बता दूं क्योंकि अभी हमारा परीक्षा का टाइम है। ज़्यादा डीपली मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मेन मेन जो हमारे उसमें प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। तो कल हम उन लोगों ने जो पढ़े थे उन टॉपिक पे एक बार मैं आपको नज़र मार दूँ। एक तो था हमारा प्रत्यास्था, प्रत्यास्थता हमने कल पढ़ा था, और दूसरा पढ़ा था यहाँ पे विरूपक बल ये। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इनको अच्छे से पढ़ा होगा और याद भी कर लिया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका आपका समाधान करूँगा। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यास्था की सीमा। यहाँ पे इसे कहेंगे हम प्रत्यास्था, प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए भाई, नाम से ही हमें पकड़ना है क्योंकि पेपर में बहुत कुछ आता है, हम भूल जाते हैं, तो नाम से पकड़ना। प्रत्यास्था की सीमा, प्रत्यास्था की सीमा, सीमा ये हो गई। सीमा का मतलब होता है एक लाइन, बाउंड्री लाइन। जैसे कि हमने कि हमारे गांव की सीमा यहाँ तक है, इसके बाद आपकी सीमा नहीं है, एक लिमिट। अब प्रत्यास्था रिलेटेड किससे है? विरूपक बल से। यानी कि प्रत्यास्था जब विरूपक बल से रिलेटेड है तो प्रत्यास्था की सीमा भी किससे रिलेटेड होगी? वो होगी विरूपक बल से। जैसे इसकी सीधे सीधे मैं आपको परिभाषा बताऊं क्या होती है कि विरूपक बल जब लगाते हैं तो किसी भी वस्तु की आकृति में परिवर्तन आता है। सपोज दैट हमने क्या करा, स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग को पकड़ के इस तरह से जब हम खींचेंगे तो उसकी आकृति में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। और जैसे हम हटाएंगे विरूपक बल, वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, इस विरूपक बल का मान अधिक कर दें, एक सीमा, एक निश्चित सीमा से अधिक कर दें, एक निश्चित मान से अधिक कर दें, तो क्या होती है? वस्तु अपनी पूर्वावस्था में नहीं लौटती है। तो वह मान ही क्या कहलाता है? विरूपक बल का वह मान प्रत्यास्था की सीमा कहलाता है। समझने के लिए मैंने बता दिया आपको कि विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके बाद वस्तु लगाए, किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके बाद वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आती है, क्या कहलाता है? वो वह अधिकतम मान क्या कहलाता है? प्रत्यास्था की सीमा कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। लगाए गए विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसको हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था में नहीं आती है, क्या कहलाती है? क्या कहलाता है? प्रत्यास्था की सीमा कहलाता है। ये थी प्रत्यास्था की सीमा। अब अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद, वो है प्रत्यास्था की सीमा के बाद प्रतिबल। अभी हम बात करेंगे प्रतिबल की। प्रतिबल की जब बात करेंगे, प्रतिबल, प्रतिबल इसे हम कहते हैं स्ट्रेस, इंग्लिश में स्ट्रेस। प्रतिबल क्या है? ये आंतरिक प्रतिक्रिया बल ही क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। इसको मैं सीधे सीधे फार्मूलेशन से चलूंगा। प्रतिबल का फार्मूला हमारे पास होता है प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिक्रिया बल, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल बटे क्षेत्रफल। बस ये इसकी परिभाषा हो गई प्रतिबल की। यहीं से पढ़ना है आपको। किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल या निश्चित क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल में उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। किसी भी वस्तु के निश्चित क्षेत्रफल में उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही क्या कहते हैं? उसका प्रतिबल कहते हैं। यानी कि अगर आंतरिक प्रतिक्रिया बल क्या हो, F हो, तो ये आपका हो जाएगा F और बटे क्षेत्रफल को हम पता कैसे लिखते हैं? ए से एरिया। अगर हम इसके मात्रक की बात करेंगे तो ये हो जाता है न्यूटन और ये हो जाता है एरिया मीटर स्क्वायर। यानी कि इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं यहाँ पे न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ जो प्रतिबल का नेक्स्ट आता है, इसका मतलब इसकी विमा। प्रतिबल का मात्रक आपको पता लग गया। प्रतिबल का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे किसके? प्रतिबल के विमीय सूत्र की। तो जब ये थोड़ा डीपली जाएंगे हम लोग, इसका जो मात्रक था वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम आगे पढ़ेंगे इसका विमीय सूत्र। किसका? प्रतिबल, स्ट्रेस का
विमीय सूत्र। देखिए सर, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे हम? हमें जब फार्मूला पता है, यहीं से हमारा विमीय सूत्र निकल जाएगा। कैसे? यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें पता है क्या, F/A, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, इसी में F का विमीय सूत्र, F का विमीय सूत्र। वैसे तो आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ से मैं आपको निकालना होता जा रहा हूँ यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे है A का विमीय सूत्र। A का विमीय सूत्र हमें पता होता है, बट F का विमीय सूत्र मैं आपको निकालना बताऊंगा हम लोग कैसे निकालेंगे। A का तो सिंपल है, क्योंकि A एरिया है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं क्या, कि F का विमीय सूत्र वैसे आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ F का विमीय सूत्र। यहाँ देख लीजिए आप, इसको यहीं रोक दीजिए। इसके बाद पहले F के विमीय सूत्र पर चलते हैं। F का विमीय सूत्र, जब हम F का विमीय सूत्र निकालेंगे, F है क्या, फोर्स। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, F बराबर ma। भैया जहाँ पर हम जानते हैं m क्या है, मास, द्रव्यमान, किसी भी पिंड का क्या होता है, ये द्रव्यमान होता है। और a क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। a है त्वरण, वस्तु का त्वरण, एक्सेलरेशन। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे मास का पता है, फिर मास का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है m, लेकिन a का विमीय सूत्र हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको तो ऐसे रखे रहने देंगे भाई, लेकिन a त्वरण, त्वरण बराबर होता है, त्वरण ये है, तो यहाँ मैं आपको लिख दूं, त्वरण जो होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय अंतराल। तो इसे हम कहेंगे a इक्वल टू, वेग परिवर्तन को हम लिखते हैं कैसे, b से, और ये हो गया समय अंतराल को लिखते हैं t से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, b/t। तो अब यहाँ ध्यान देना है क्या, m का जो विमीय सूत्र होता है उससे हम लिखते हैं क्या, m इंटू b का जो विमीय सूत्र है वे है वेग, और वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, मीटर प्रति सेकंड, और बटे में क्या है, t। इसके बाद थोड़ा सा इधर आ जाएंगे हम लोग। ये जो हमने लिखा क्या, इसको यहाँ से डिवाइडेशन कर दो। ये है आपका m तो ऐसे लिखा गया, इंटू ये मीटर, l होता है मीटर का l, और सेकंड का t होता है t, और नीचे है क्या, टाइम। तो टाइम का भी क्या हो जाता है, t। ये अब इसको थोड़ा सा हम सही करेंगे। तो ये हो गया आपका, एक ही ब्रैकेट में m तो है ही है यहाँ पर, ये क्या है l, और t ये है, और t ये है, तो ये दोनों नीचे हैं। तो ये हो जाएगा t की इसके बटे में कर दो इसको नीचे ऐसे करके, ये इसके नीचे ऐसे लिख दो यहाँ पे लगा के ये। तो ये आपका बन गया क्या, t ये नीचे आएगा, तो ये t की पावर 1 ये थी, 1 ये थी, और मल्टीप्लाई में क्या होते हैं 1 1 2। अब इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m l t की पावर माइनस का 2। यहाँ पॉजिटिव थी, ऊपर जाके आगे हो जाएगी ये नेगेटिव। अब ये बात चल रही थी, अभी किसकी निकल के आई है विमीय सूत्र, ये किसका, F का विमीय सूत्र निकल के आया है। अब हम इस सबको खत्म करके सीधे सीधे कहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर। इसे मिटा दो, इसे मैंने मिटा दिए, और मिटाने के बाद हम चलते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ये किसका विमीय सूत्र निकल के आया है, ये आया है F का विमीय सूत्र। इसका आया है F का विमीय सूत्र। F का विमीय सूत्र है mLt-2, यहाँ पे लगा देंगे। F का विमीय सूत्र कितना है, mLt-2, और इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके बाद A का विमीय सूत्र होता है, वो होता है क्या, L की पावर 2। अब होगा क्या, इसको ऊपर करेंगे तो m तो ऐसा ही है, 1 अकेला है, l को ऊपर करेंगे, ऊपर 1 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा ऐसे करके, और ये t की पावर हो जाएगा 2। इस तरह से ये आपका हो गया m l की पावर, ये इसमें से घटेगा, माइनस का 2 1 में से जाएगा तो माइनस का ज़्यादा, इसलिए 1 बचेगा,
और टी की पावर एल टी माइनस टू, ये टी की पावर -2 है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, ये होगी टी की पावर -2 और यहाँ पर भी हो जाएगी टी की पावर -2, तो यहाँ पर भी हो जाएगी टी की। ये क्या किसका विमेय सूत्र निकल के आ गया फाइनली? प्रतिबल का विमेय सूत्र। क्या? m l की पावर -1 और t की पावर -2। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत अधिक पूछा जाता है। और आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।